नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अलग अलग जगहों पर बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में कल यानी 4 मई को इंडिया ब्लॉक की बैठक है पटना में। यह बैठक किसी पार्टी कार्यालय या किसी के आवास पर आयोजित नहीं की जा रही है, बल्कि इस बैठक को एक न्यूट्रल वेन्यू पर रखा गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। चुनाव से पहले ये तीसरी बैठक महागठबंधन की, और इस बैठक को न्यूट्रल वेन्यू पर रखा गया है। तेजस्वी अध्यक्षता करेंगे। हमने जो सी वोटर और बाकी के सर्वे आए उसमें देखा है कि लगातार तेजस्वी शीर्ष पर बने हुए हैं। इसमें कल तेजस्वी की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बीते दिन निश्चित रूप से आपका पहले सी वोटर का सर्वे आया था, उसके बाद रुद्रा का सर्वे आया था, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को उसने अपना जो बताया था रुद्रा वाले ने, जो कि कौन सी पार्टी वहाँ महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में बढ़त बनाएगी या कौन कौन सी, तो उसका 100% लगभग करेक्ट हुआ था। तो रुद्रा ने भी जो किया है, जो सर्वे, वो रैंडम सर्वे है हालांकि, लेकिन और सी वोटर्स का भी उसी तरह का सर्वे है, लेकिन आप देखिएगा दोनों जो सर्वे आया बीते दिन, उसमें तेजस्वी को ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट और बने बढ़त दिखाई पड़ रहा है। काफी बढ़त है तेजस्वी को, रुद्रा में भी और सी वोटर्स में भी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव उसके बाद से आप देखिएगा या कि वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को जिस तरीके से तैयारी में लगी हुई है, जुटी हुई है। बीते दिन आपने देखा कि 17 अप्रैल को पहली बैठक, उसके बाद 24 तारीख को आरजेडी कार्यालय में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कल फिर बैठक होने वाली है दीघा में, दीघा रिसोर्ट जो है वहां पर, वो बड़ी बैठक होगी, बृहद बैठक मानी जा रही है। उसमें घटक दल के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के, उसमें कांग्रेस, आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी, तीनों वाम दल के तमाम जिलाध्यक्ष, एमएलए, एमएलसी, पूर्व एमपी, पूर्व प्रेजेंट एमपी, तमाम लोग रहेंगे उसमें मौजूद। और कमाल की बात है कि इस बार जो विकासशील पार्टी वो भी साथ आ गई है। नहीं, वीआईपी देखिए, निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी, जिसकी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी है, विधानसभा साथ में नहीं लड़ी थी 2020 का, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ ही लड़ी थी। इस लिहाज से आप देखिएगा कि वह भी इस बैठक में है। तो ये बैठक का कुछ नतीजा, उसके बाद बैठक के बाद जो जानकारी जो हम लोगों के पास आ रही है, इसमें एक कमेटी जो बनी हुई है, वह हर अलायंस पार्टनर जितने भी रहेंगे महागठबंधन के, उनका ज्वाइंट जो है सो सेशन चलेगा हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में, हर जिला मुख्यालय में। तो यह एक बड़ी बैठक और निश्चित रूप से एनडीए को चुनौती देती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने देखा भी कि नरेंद्र मोदी जो घबराहट में, बौखलाहट में जो उनकी पार्टी एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, वो जिस तरीके से जो जातीय जनगणना की बात कही कि सेंसस के साथ जातीय जनगणना, और हम जब वीआईपी की बात करें तो जो मल्लाह की आबादी है बिहार में वो 2% है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तो अहम भूमिका निभाएंगे ना। देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आपको बीते दिन जो आपको जाति गणना की बात आई कि अब जाति गणना पूरे देश में होगी, और यह लंबे समय से मांग थी, लेकिन जाति और धर्म पर, हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति और धर्म पर जो वोट की राजनीति होती है, इसको कहीं ना कहीं एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, इसी को भुनाने की कवायद में लगी हुई थी, क्योंकि लंबे समय से यह मांग थी। तो लेकिन यह आउटराइटली रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन अब देखिए, इसका श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, एनडीए के तमाम घटक दल अलायंस पार्टनर लगे हुए हैं, महागठबंधन के जितने भी घटक दल अलायंस पार्टनर सब लगे हुए हैं, आरजेडी हो, और सब जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मिठाई बांटी जा रही है कि ये हमारे दबाव से हुआ। हर कोई क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है, निश्चित रूप से। तो ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे में कल जब बैठक होने जा रही है, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बिहार में मुस्लिम की आबादी कितनी है, 18% मुस्लिम की आबादी है। उसी तरह से यादव का 14.26% है। तो ये दोनों को अब क्लब कर दीजिएगा तो 32.26% हो जाता है। उसी तरह से पिछड़ा 27.12, शेड्यूल कास्ट 19.65, इसी तरह से सवर्ण 15.52, और इन तीनों को आप जब क्लब कर दीजिएगा 52% होता है।
तो ये एक बड़ी आबादी को साधने की कवायद है और इसी में चुनाव आपको इधर से उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव जो MY समीकरण की बात होती थी, मुस्लिम यादव समीकरण, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम यादव समीकरण नहीं, ये महिला और यूथ का, महिला और यूथ का समीकरण है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब इसी वोट की राजनीति में आपने देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीट पर आरजेडी लड़ी थी, 75 उसके एमएलए हुए थे, जीत करके आए थे। उसी तरह से कांग्रेस 70 पर लड़ी थी, 19 सीट जीती थी। इसी तरह से CPI-ML जो दीपांकर भट्टाचार्य की भाकपा माले है, वह 19 सीट पर लड़ी थी, 12 उसके हिस्से आई थी, 12 उसके हिस्से आई थी। इसी तरह से CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वह जो 6 लड़ी थी, 2 उसके हिस्से में आई। इसी तरह से CPM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वह 4 पर लड़ी थी, 2 उसके हिस्से में आई। तो ये आपको जो 144 पर जो आरजेडी लड़ी थी, मैजिकल फिगर विधानसभा में क्या है जो गणित सरकार बनाने के लिए 122, तो ये मैजिकल फिगर से ज्यादा पर लड़ी थी, बावजूद इसके कई सीटों पर उसकी हार हुई। तो इस बार वह चूक नहीं करना चाह रही आरजेडी। ये सबसे किस तरह से भूमिका निभाई, क्योंकि पिछली बार हम देख रहे थे कि वीआईपी 13 सीटों पर लड़ी थी, इस बार और 60-70 सीटों को लेकर लगातार कह रहे हैं। तो किसके सीटों में कटौती की जाएगी? नहीं, देखिए, डिमांड तो हर पार्टी हर दल चाहता है कि हम बड़ा सीट करें, बड़ा डिमांड करें, तो वह डिमांड अलग है। देखिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बना, उसके चेयरमैन कौन बने? तेजस्वी यादव, महागठबंधन की। तो अब मिल बैठ करके, कल की बैठक के बाद मिल बैठ करके बात होगी, और जो इंटरनल सर्वे की बात हो रही है, तेजस्वी यादव की टीम कर रही है, जो बाहर से आई है, वह टीम पहले जो सिटिंग एमएलए है, महागठबंधन कह लीजिए, आरजेडी कह लीजिए, उनके सीट पर जो है सो यह तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2 बात, उसके बाद फिर सेकंड फेज होगा कि कहां कहां पर किस किस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को एज मिलेगा, कैसे होगा, वहां पर वह आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो लोकसभा के नतीजे आए थे, आप देखिए, ओवैसी भी बिहार में एंट्री कर चुके हैं। AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आ गए हैं, और उन्होंने बाकायदा सीमांचल के साथ साथ जो मिथिलांचल का इलाका है उसको भी टारगेट किया है। अब आप देख लीजिए, उसमें लोकसभा के चुनाव हुए, सीमांचल में देख लीजिए आपको क्या हुआ। कटिहार कांग्रेस के पाले में, तारिक अनवर वहां से जीते। देखिए, आपको किशनगंज से, जो इस बार सीमांचल का इलाका है, तो लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं किशनगंज से मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, आप उसी तरह से कटिहार से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो तारिक अनवर वहां से जीते। तो ये सीमांचल के इलाके में कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ और चमक है। तो ये सबसे परेशानी की बात है AIMIM, ओवैसी, वरिष्ठर ओवैसी की जो पार्टी है, उसके लिए, कि वहां से आप सीमांचल में तो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन जो हम बार बार जो कह रहे हैं, जो जातीय गणना जो हुई है, उसमें यही बात कही जा रही है कि जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कवायद पर इस लिहाज से किया गया कि इससे लाभ मिले। लेकिन इस बात को आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन जाति धर्म पर मुस्लिम बहुत स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं, तो जाति धर्म के नाम पर नहीं बंटने वाले। और कहा जा रहा है कि पासमानदा जो है सो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे। तो यह देखने वाली बात होगी कि पासमानदा का रुख रुझान किस ओर होता है। हाँ, वक्फ के बाद ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो कह भी रही है, और बीजेपी पुरजोर तरीके से कह रही है कि जो पासमानदा है उनके लिए जो वक्फ कानून है उससे उन्हें फायदा मिलेगा, और जो चाहे ओवैसी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो लगातार कह रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है पूरे बिहार की, उसमें ये चीज़ तो मैटर करेगी ही। नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं कि तो जाति और धर्म पर जो बांटने की बात जो मुसलमानों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच में है, तो वह हम बार बार एक बात कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकल वोटर हैं, वो स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं, और वो कतई नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन कमजोर हो, ओवैसी की पार्टी खड़ा भी रहेगी तो भी नहीं होगी। इस बात को मान के समझना पड़ेगा, क्योंकि वोट का डिवीजन जैसी होगा, फिर दूसरे को लाभ मिलेगा, सामने वाले को। तो यह कतई नहीं इस बार होगा। इस बार जो स्थिति है वो 2020 नहीं, 2025 का आम विधानसभा का आम चुनाव है। इस लिहाज से सब कुछ आपको बदला सा नजर आएगा। तो ये सबकी नजर है 18% मुस्लिम आबादी पर, ये किधर जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से यह महागठबंधन इनको अपने पाले में करने के लिए, और तेजस्वी यादव पूरी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं, कांग्रेस लगी हुई है। तो हम बताए ना कि मोहम्मद जावेद और तारिक अनवर जो है जो कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज सीमांचल के इलाके से जीत के आते हैं, तो वो उनकी ओर मुस्लिम भी देखता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। जो सीट बंटवारा होगा और जिस तरह से वीआईपी आ गई है इस बार, तो
कौन सा मतलब क्या आरजेडी 144 से कम पे मानेगी या जो 122 का मैजिकल आंकड़ा है उसके उस तक आकर के खुद को ये रखेगी? नहीं देखिए, सीट तो 243 है। आप अगर यदि 144 पर आरजेडी लड़ेगी या 150 पर लड़ेगी और कांग्रेस 70 पर लड़ेगी, तो फिर वो कैसे इस घटक दल अलायंस को आप सबको लेकर के चलिएगा? और इसमें एंट्री होने की बात कही जा रही है कि 2 और दल इसमें एंट्री होंगे, तो ये फिर आखिर कैसे कैसे होगा? इस लिहाज से सबको कुछ न कुछ अपने अलायंस से, अपने आप को, अपने गठबंधन से आपको अगर मजबूत करके लड़ना है तो अपने अपने दल को थोड़ा थोड़ा थोड़ी सीटें कम करनी ही पड़ेंगी। तो यही नतीजा, यही कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन तब है कि अब ये जो कल की जो बैठक होगी वह अहम मानी जा रही है कि उसके बाद जो है सो अब सीट पर ही जो है सो बातचीत होगी। तमाम तरह की बात और तमाम फीडबैक तेजस्वी यादव के पास है, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी है उनके पास है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके पास है, तीनों वाम दल के पास में है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए आप टिकट के लिए मत आइए, आपको यदि आना है तो पार्टी गठबंधन अलायंस की मजबूती के लिए आइए। तो यह सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ आने वाले समय में होगा तो ये इंतजार खाली सिर्फ कल का है। उसके बाद आपको एक रोड मैप दिखाई पड़ेगा महागठबंधन का, क्योंकि महागठबंधन और तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं कि सामने हमको टक्कर देना है एनडीए को, और वो नरेंद्र मोदी उसको कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो जो हैं सो हैं, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी हैं। तो ये लड़ाई बहुत मजबूत होने जा रही है। मतलब एक तरह से ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और जो यहाँ के छत्रप दल हैं उनके बीच भी हो गई है। तो कल जब बैठक होगी, हमने जो पिछला बैठक था 24 तारीख को, उसमें देखा था कि जब मुख्यमंत्री को लेकर के पत्रकारों ने पूछा कि चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने इशारों की बात कही और जो बगल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तब तो ये मान लिया जाए ना कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नहीं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा होने पर कहीं कोई इफ बट नहीं है। अब ऐसे कहिएगा तो एनडीए में कौन होगा यहाँ का चेहरा, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये देखिए, ये स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव ही लीड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं तेजस्वी ही चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और यह ऊपर से पहले से ऑलरेडी इस बात तय माना गया है, और आरजेडी जो है तो कांग्रेस की ट्रस्टेड और टेस्टेड पार्टनर है। इसलिए हाथ से हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं इसमें कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। अब ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में एंट्री होगी कि नहीं, सवाल यही बनता है और यही देखने वाली बात होगी। अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बेहतर स्ट्राइक करना है तो तमाम उसको इस बात को निकाल देना पड़ेगा कि हमारे विधायकों, 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने में शामिल करा लिया, तो वह चीज को भूल करके बड़ा दिल दिखा करके आपको आना पड़ेगा महागठबंधन में, तभी आप एनडीए से लड़ पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने अपने प्यादे को अलग अलग जगह पर सेट करने में लगे हैं, ताकि जो वजीर का चेहरा है उस पर मुहर लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसी ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।